तो अगले सेशन से ऐसा कोशिश करें कि 10 के पहले लॉग इन कर दें। मैं पौने 10 पे लॉग इन करके स्क्रीन लगा के छोड़ देता हूँ ताकि लोग आ जाए, ज्वाइन कर लें। अच्छा। सो फिर से आप सबका स्वागत है, आप सभी का। योगा टेल्स आज 27 सितंबर, इस महीने का आखिरी महीना। और आज का जो सेशन है, व्हाट इफ वी फेल टू प्रैक्टिस यम एंड नियम। तो यम और नियम लगभग हम सभी को, जो भी आज ज्वाइन कर रहे हैं, मालूम है कि पिछले सेशन में हमने उनको कंप्लीट किया है, उनको कवर किया है। अष्टांग योग के प्रथम दो अध्याय या प्रथम दो चरण, यम और नियम। यम जो हमें बताते हैं क्या क्या हमें नहीं करना है और उनके अभ्यास से कौन कौन सी हमें जादुई शक्तियां प्राप्त होती हैं। वही नियम है जो हमें सिखाते हैं क्या क्या हमें करना है और उनके अभ्यास से कौन कौन सी जादुई शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन दोनों का ही हमने डिस्कशन किया था पिछले सेशंस में, पिछले रविवार में। आज हम बात करेंगे कि चूंकि ये यम और नियम दोनों है बहुत प्रभावी, राइट, और एट टाइम्स इट लुक्स वेरी इजी टू प्रैक्टिस देम। बहुत आसान लगता है कि हाँ, सत्य ही तो बोलना है, हाँ, सफाई ही तो रखनी है, शौच संतोष ही तो रखना है। लेकिन महर्षि पतंजलि न्यू कि हम जो आम मनुष्य है, इसमें हम बहुत ही बार बार हम फेल होंगे, बार बार हमें हार का सामना करना पड़ेगा, हम खुद से ही हारेंगे। और एट टाइम्स विल कम हम गिव अप कर देंगे, हमें वो प्रैक्टिस ही नहीं करनी। तो हमें, हम क्या करें या कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम गिव अप ना करें, हम आगे बढ़ते रहें इसमें। तो उन्होंने फिर इसमें आगे और भी टेक्निक दी है। ये देखो, योग को प्राप्त करने के लिए आपके चित्त की वृत्तियों को शांत होना जरूरी है। अब वो कैसे, वो उसके लिए टेक्निक दी है अधम अधिकारी के लिए, बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अष्टांग योग। अष्टांग योग में स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्लियर किया है। यम और नियम को भी उन्होंने और सब टाइटल्स दिए हैं, उसको और सिग्निफाइड किया है कि धीरे धीरे एक एक स्टेप से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसमें भी फेल हो जाते तो और एक टेक्निक दी है। वो टेक्निक क्या है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रतिपक्ष भावना। उसके पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, योग सूत्र में जो यम और नियम, पहले यम बताया है, फिर नियम बताया है, उसके बाद प्रतिपक्ष भावना बताया है, फिर बाद में उनकी यम और नियम से प्राप्त होने वाली शक्तियों के बारे में बताया गया है या उससे क्या सिद्धियां मिलती हैं। ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिया। मैंने जो सेशन लिया है, मैंने आपको पहले यम और नियम से प्राप्त होने वाली सिद्धियां बता दी हैं। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि फेल हो गए तो क्या होगा। इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज होना चाहिए, यहाँ मैं सूत्रों के सीक्वेंस वाइज नहीं ले रहा हूँ। ये जो सेशंस है योगा टेस्ट के, चाहे योग सूत्र हो या भगवत गीता हो, उसमें से हम कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं जो हमें आज की स्थिति में हमारे लिए यूजफुल हो, प्लस हम उसको कैसे अपने लाइफ में रिलेट कर पाए, कैसे उसकी उसके प्रति अपनी समझ बढ़ा पाए, उसके हिसाब से उनको लिया है। ठीक है, उनके हिसाब से आगे भी कॉन्सेप्ट्स ऐसे लिए जाएंगे जो आगे पीछे रैंडमली हैं, बट समझने में हम उसको आसानी हो, उस हिसाब से ये होगा। और इसी प्रकार से ये जो कोर्स है जो अगले महीने हम लॉन्च कर रहे हैं योग सूत्र में, उसमें भी सीक्वेंस वाइज नहीं है बट कॉन्सेप्ट वाइज है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। फिर इसके बाद आपके सीक्वेंस वो याद कैसे हो, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, जो भी योग सूत्र को याद करना चाहते हैं। एनीवेज, तो मैं फिर से, मैंने अपनी ही दूसरी आईडी से लॉगिन कर रखा है और मैं प्रेजेंट करूंगा। मैंने एक पीपीटी बनाया छोटा सा, कि उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, योग सूत्र क्या है, और सॉरी, ये योग सूत्र में यम और नियम को अगर हम प्रैक्टिस करने से बार बार फेल होते हैं, तो उस टेक्निक का नाम है प्रतिपक्ष भावना। और उस प्रतिपक्ष भावना को, प्रतिपक्ष भावना क्या है, उसका अभ्यास कैसे किया जाए, उसके बारे में आपसे बताइए। प्रेजेंटिंग। सो दिस इज प्रतिपक्ष भावना। व्हाट इफ वी फेल टू प्रैक्टिस यम एंड नियम। ठीक है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, 233, 233 मीन्स सेकंड चैप्टर, 33वां श्लोक या सूत्र, श्लोक नहीं सूत्र। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। दूसरा सूत्र भी पढ़ लेते हैं, 34वें नंबर का, वितर्का हिंसा दया। आई होप आप सभी को दिख रहा हो ये क्लियर आपके मोबाइल स्क्रीन पे। मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं अगर साफ नहीं नजर आ रहा तो। ओके, दिख रहा है, ठीक है। सो वितर्क, क्लियर है सर। ओके, वितर्का हिंसा दया कृत कारित अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। पहली बार जिन जो ये सुन रहे होंगे उनको बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इसको इतना बड़ा क्या है, कैसे समझें। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर।
और इसको अगर आप किताब से पढ़ेंगे, योग सूत्र की किताब से, तो ये पूरा एक लाइन में लिखा हुआ है। इसको मैंने यहाँ पर संधि विच्छेद में लिखा है, पढ़ने में और समझने में आसानी हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट आई डू, कि जितने भी श्लोक है या सूत्र हैं उनको मैं संधि विच्छेद करके ही पढ़ता हूँ, वैसे ही लिखता हूँ, पढ़ने में और समझने में आसानी हो। सो वितर्क बाधने क्या है? वितर्क मीन्स ट्रबलसम थॉट्स, ऐसे विचार जो हमें हमारी दिनचर्या में, हमारी लाइफ में हमें बहुत परेशान करते हैं। राइट? वो ट्रबलसम थॉट्स क्या हो सकते हैं? वो सारे विचार जो हमारे मानसिक स्थिति को बिगाड़ दें, या जो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड है उसको डिस्टर्ब करें। अभी इस समय बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है, अगले ही पल कुछ किसी ऐसे व्यक्ति का मैसेज आएगा, उस मैसेज को देखे कुछ ऐसे विचार आएंगे, या सोशल मीडिया में उसको कोई ऐसा पोस्ट देख लेंगे जिससे या तो हमें और अधिक प्रसन्नता होगी। तो अति सर्वत्र वर्जित, बहुत अधिक प्रसन्नता भी हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ता है, बैलेंस तो नहीं रहता है। राइट? या उसको देख के हमें या तो द्वेष भावना आएगी या क्रोध आएगा, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या एक द्वेष भावना ऐसी कि ये हमसे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कोई भी विचार, या उसको हार्म करने के पर्पज से जाने या अनजाने हमारे मन में विचार हों, या उसका बुरा चाहें, ऐसे विचार भी आए, इन सारे विचारों को बोलते हैं वितर्क। वितर्क, ट्रबलसम थॉट्स जो हमारे मानसिक स्थिति को बिगाड़े, वो होते हैं वितर्क या ट्रबलसम थॉट्स। बाधने प्रतिपक्ष भावना, इन ट्रबलसम थॉट्स को कैसे हम हराएं, इनको हम कैसे, इन पर विजय प्राप्त करें? तो प्रतिपक्ष मतलब जैसे विचार आ रहे हैं उसका उल्टा सोचने की प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट इज प्रतिपक्ष भावना। किसी के प्रति यदि क्रोध आ रहा है तो क्रोध का विपरीत क्या होगा? प्रेम, स्नेह, ममता, दया। किसी के प्रति बहुत ही द्वेष भावना आ रही हो, घृणा, तो उसका विपरीत क्या होगा? प्रेम भाव, मैत्री का भाव। राइट? किसी के प्रति यदि उसको हार्म करने की इच्छा हो रही हो किसी भी तरह से, मनसा कर्मणा वाचा, मन से, वचनों से या एक्शन से हार्म करने की इच्छा हो रही है, तो उसका विपरीत भाव क्या होगा? उसका भला सोचने की, चाहने की, उसका भला करने की इच्छा। ठीक है। अच्छा, अगेन ये बहुत सिंपल से प्रैक्टिस है, बट फॉर अस बिगनर्स लेवल के, हम जो स्टूडेंट्स हैं, हमें हर पल इसके प्रति सजग रहना पड़ेगा, तब जाके इसमें हमारी उसमें कुछ महारत हासिल हो पाएगी इस जीवन में, या अगले कुछ सालों में। अभी से अगर हम हर पल इसमें सजग रहने का अभ्यास करें, तो अगले कुछ सालों में हम इसमें थोड़ा बहुत महारत हासिल हो पाएगी। ये वैसा ही है कि जब हम टाइपिंग सीखते हैं तो शुरुआत में एक एक बटन दबाते हैं, या कीबोर्ड में जब टाइप करते हैं ना, ऐसे, और फिर कुछ सालों की प्रैक्टिस करते 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 हम बात कर रहे हैं, कहीं कुछ भी सुन रहे हैं, सुनते सुनते टाइप करते आ रहे हैं। इट हैपेंस, राइट? यही होता है ना? तो वही यहाँ पर है कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, लेकिन उन्होंने महर्षि पतंजलि ने ये लिख के छोड़ नहीं दिया है, उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया है और बहुत अच्छे से बारीकी से इसको समझाया है। एक बात कि अक्सर आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं एक अपने पॉइंट लेकर आता हूँ, ध्यान दीजिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं या सोशल इश्यूज बड़े निकलते हैं, जैसे फिलहाल सुशांत मर्डर केस का हो रहा है, या कोई भी पॉलिटिकल कुछ भी बड़ा घपला घोटाला ऐसा होता है, तो अधिकतर जो एक बुद्धिजीवी वर्ग जो है, बुद्धिजीवी, मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ जो शास्त्रों के अध्ययन में है, जो स्वयं के अध्ययन में है, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में रत है, ठीक है, उनको मैं बुद्धिजीवी बोलना चाह रहा हूँ। मैं उनको नहीं बोलना चाह रहा हूँ जो सिर्फ कुछ किताबें पढ़ने के बाद, जिनके पास इंफॉर्मेशन खूब सारी है, बातों के शब्द बोलने के लिए शब्दों का भंडार खूब सारा है, उनको नहीं। तो जो बुद्धिजीवी सन्यासी हैं, जो कुछ प्रसिद्ध गुरु हैं, या प्रसिद्ध इन द सेंस वो अपने आप में अपने ही जीवन को उन्नत करने में लगे हुए हैं, उनके कभी वक्तव्य नहीं आते, वो सभी इन सब से दूर होते हैं। ठीक है, उनका अपना क्या पर्सपेक्टिव है, दैट्स डिफरेंट। आज उसको हम इस तरह से समझें कि हम अक्सर, हम जब भी उनके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, मैं सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बुद्धिजीवी की बात कर रहा हूँ जो निरंतर स्वाध्याय में लगे हुए हैं। स्वाध्याय क्या है, वो पिछले सेशन में हमने बात की थी, राइट? स्वयं को जानने में लगे हुए हैं। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो दुनिया में हैं,
फिर भी दुनियादारी से मतलब नहीं, वो सिर्फ स्वाध्याय में लगे हुए हैं। क्योंकि बाहर जो चल रहा है दे नो, क्योंकि हम सब बात करते हैं लेकिन हम स्वीकारना नहीं चाहते, उन्होंने स्वीकार लिया है ये सब मोह माया है। यहाँ ऐसा ही चलता रहेगा। जो हम बोलते हैं, जो अक्सर हमारे जबान से निकलता है, आजकल का समय, आजकल का जमाना, ये आजकल का जमाना हमेशा से ही रहा है। हमारे पूर्वज भी यही कहते थे। आपने अपने पिताजी से सुना होगा, पिताजी ने अपने दादाजी से सुना होगा, दादाजी ने अपने दादाजी से सुना होगा। आजकल का जमाना, आजकल के बच्चे, आजकल का समय, ये हमेशा से निरत वैसे ही रहा है। तो बाहर जो भी उठापटक चल रही वही चलता रहेगा। उनको उसमें नहीं पड़ना। क्यों? जैसे ही इस मोह माया के जाल में पड़ेंगे, उनके मन की स्थिति बिगड़ेगी। तो हमेशा वो स्वाध्याय में लगे हैं। और हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? वो अब आगे आपको समझाया जाएगा। इसमें महर्षि पतंजलि ने बहुत ही टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बताया है। हर एक लेवल तक उसको समझाया है कैसे। सब फिर से, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, वो सारी भावनाओं को हमें विपरीत करना है जो हमारे मानसिक स्थिति को या बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड को बिगाड़ते हैं। तो यम में सबसे पहला जो यम है वो क्या है? जिसको याद हो तो बताएं। लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव। सर अहिंसा। अहिंसा। ठीक है। हाँ। अष्टांग योग का सबसे पहला चरण और सबसे पहले चरण का भी पहला चरण अहिंसा। कि जब तक आप अहिंसा में स्टैब्लिश नहीं होते हैं, आपका सत्य में स्टैब्लिश होना बहुत मुश्किल है। और हानिकारक भी है, स्वयं के लिए भी आप और आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए। ठीक है। तो वहीं इसमें एग्जाम्पल दिया है, दूसरा जो वर्ड है, दूसरा जो सूत्र है, 234, वितर्का हिंसादय। कि जब हिंसा की भावना मन में आए, है ना, तो उसको विपरीत कैसे लाना है? तो पहले आपको भावना को समझना पड़ेगा। अक्सर हम फिर से इसमें एग्जांपल लेते हैं कि हमें क्यों, मैंने क्यों ऐसा बोला, हमें क्यों ऐसी बात नहीं करनी चाहिए नेगेटिव। जैसे माल्या पैसे लेके भाग गया, नीरव मोदी ने घपला किया, करप्ट। हम लगे हैं सब जगह उसकी डिस्कशन करने में, हम लगे सब जगह उसके बारे में सारी नेगेटिव बातें बताने में, उसको कोसने में, उसको गाली बकने में। और निरंतर मन में यही चल रहा है कि बस वहां की गवर्नमेंट उसको यहाँ फेंक दे, भगा दे। हमारे यहाँ की पुलिस और गवर्नमेंट उसको पकड़ ले और उसको जेल में डाल दे, उससे सारा वसूल कर ले। चल रहा है मन में विचार। ये हुआ बड़ा एग्जाम्पल। इस तरह से छोटे छोटे करप्ट ऑफिसर जो हमें दिखते हैं सरकारी दफ्तरों में, जब हमारा काम अटकता है बस हम उनको कोसने में लग जाते हैं। नहीं तो हर जगह है, चल रहा है, एक्सेप्टेड है। लेकिन जब हम जाते हैं, हमारा काम रुक जाता है, देर वी फॉरगेट कि हम भी उन्हीं का ही हिस्सा है। क्यों? कृत कारित अनुमोदित। बताता हूँ, क्वेश्चन मार्क आया, बता दो ना। तो आगे से बढ़ते हैं, इसको एक एक शब्द को समझते हैं कि हिंसा की, इसमें एग्जाम्पल हिंसा का ही लेते हैं। ठीक है। हिंसा की भावना मन में आती है तो वो कैसे आती है? उसके तीन माध्यम है, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत मतलब स्वयं ने किया, हिंसा जो आपने स्वयं से की। अभी हिंसा के भी तीन अलग अलग चरण हैं, मनसा कर्मणा वाचा। मन में सोच के, एक्शन फिजिकली करके, या वचन से किसी को कड़वे वचन बोलना भी हिंसा है। ठीक है। फिजिकली धक्का देना, मारना, चाकू बंदूक गोली जो भी है, या ऐसी पंच कर देना, तो वो भी फिजिकल एक्शन से हिंसा है। और मन से किसी बारे में सोचना, तो ये तो जनरली सबको मालूम, उन्होंने इसको नहीं लिया। महर्षि पतंजलि ने दूसरे लेवल समझा रहे हैं। तो कोई भी ऐसी हिंसा जो स्वयं से हो, मनसा कर्मणा वाचा, किसी भी तरह से स्वयं से हो, सो वो होता है कृत। कारित मतलब आपके कारण हो, मेरे का, मैंने हिंसा नहीं करी लेकिन उसका कारण मैं बना हूं। ठीक है। या तो मैंने किसी और को बोल दिया करने को, जाने अनजाने, या फिर मुझसे ही हो गया हो, उसका रीजन मैं बना हूं कि मेरे कारण से उसको हिंसा हुई है उसके लाइफ में। ठीक है। तीसरा है अनुमोदित। अनुमोदित क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अप्रूव्ड बाय सेल्फ, किया किसी और ने, उसका अनुमोदन हमने किया। अनुमोदन मतलब मन में जो भाव आते हैं, हाँ बहुत सही, किसी का कुछ नुकसान हो जाता, वेरी गुड, उसका ऐसे ही होना चाहिए था, मिल रहा है, पाप का घड़ा भर गया, वेरी गुड, उसका तो ऐसी ही हाल है, यही होना चाहिए था। ये हम जो कर देते ना, जिसको आम भाषा में निंदा बोलते हैं, ये जो हम अनुमोदन कर देते कि जो हुआ सही हुआ, वेरी गुड, ये भी हिंसा का भाग है। सोचिए जरा। चल रहा है, कुछ दिमाग में चल रहा है? स्वयं ने किया, किसी और से करवाया, या उसका कारण में बना, या किसी ने भी किया उस जमाने में, उसका अनुमोदन हमने की थी, वेरी गुड वेरी गुड, शायद ऐसी होनी चाहिए, बहुत सही। अब मजा आएगा। अब मजा इसको मजा चखा।
आपको तो पड़ेगा किसी और के साथ जब करते हैं तो कैसे होता है। उसने मेरे साथ किया था ना। नाउ लेट्स सी। अभी देखो, ये है कृत कारित अनुमोदित, 3 लेवल से, 3 माध्यम से। इसके बाद इसके 3 कारण हैं। ठीक है। हम जो भी हिंसा करते हैं उसके 3 कारण हैं। लोभ क्रोध मोह। लोभ मतलब लालच, ग्रीड, अर्ज ऑफ एक्यूमुलेशन। हम जब चीजों को समेटना चाहते हैं, उन्हें इकट्ठा करना चाहते हैं फॉर नो रीजन, हमारे जरूरत की जो चीजें हैं वो आ गई हैं, इसके बाद हम और इकट्ठा करना चाहते हैं, राइट, विदाउट एनी पर्पस। अगर पर्पस जन कल्याण हो या इतना एक्यूमुलेशन के आड़े वक्त काम आएगा, इमरजेंसी में काम आएगा, तो ठीक है, लेकिन विदाउट पर्पस वी आर जस्ट एक्यूमुलेटिंग थिंग्स, स्टफ, नॉट ओनली फिजिकल स्टफ बट ऑल्सो मेंटल स्टफ। तो कोई पर्पस नहीं है। अक्सर होता है, हम ऐसे कहते हैं ना कि गलतियों से सीख लेना चाहिए। तो आपसे जो भी गलतियां हुई हो या किसी ने आपके साथ जो भी गलत किया हो, उसको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए और पर्पस होना चाहिए, क्यों ध्यान रख रहे हैं, उसमें आपको मिलने वाला लेसन याद होना चाहिए। किससे वो धोखा मिला है, या किससे गलती हुई है, या किससे आपने गलती की है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर गलती आपने की है तो हमेशा आपको गिल्ट में रखेगा, समझ रहे हैं? किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आपको हमेशा उसको अवर्जन मतलब द्वेष और घृणा में रखेगा। लेसन तो आपको याद रहेगा ही नहीं। आपको सिर्फ लेसन याद रखना है, इसलिए पुरानी अपनी गलतियों को याद रखना है। या आपके साथ जो गलत हुआ, सिर्फ लेसन, ये क्यों हुआ है, मेरे से गलती हुई तो क्यों, आगे सावधान रहूं। अगले ने अगर मेरे साथ गलत किया है तो क्यों, तो मैं आगे अपने जो भी सामाजिक और पर्सनल संबंध होते हैं उनमें मैं सावधानी रखूं, राइट। तो ये पर्पस होना चाहिए। तो विदाउट पर्पस जब हम एक्यूमुलेट करते हैं चीजों को और विचारों को, तो वो लालच होता है, ग्रीड होती है। और इस लालच के कारण हमारी हिंसा होती है, सबसे पहला। दूसरा है घृणा, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, बैर, एवर्जन, एंगर, ग्रज। मन में भर भर के रखें बैर, कि आज तो तुमने कर लिया, आज मैंने झुक गया, चलो 2 थप्पड़ मार लो, अब मेरा अपना टाइम भी आएगा। और जब अपना टाइम आएगा तो मैं 2 के 4 थप्पड़ मारूंगा और बड़ी इंटेंसिटी के साथ। तो वी वेट फॉर दैट अपना टाइम। जब तक हम वो अपने समय का इंतजार करेंगे पूरी एनर्जी के साथ, तब तक हम हिंसा में ही रह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंसा कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली हम हिंसा में ही रह रहे हैं। वी आर एस्टैब्लिश्ड इन हिंसा, समझिए। हम जहां अहिंसा में स्टैब्लिश होने की बात कर रहे हैं, जाने अनजाने से देखिए हम हिंसा में स्टैब्लिश हो रहे हैं। 24 घंटे हमारे हर प्रत्येक कार्य का पर्पस, उसका ध्येय वही है, सामने वाले को नीचा दिखाना है या उसकी करनी का उसको जवाब देना, उसने जो हमारे साथ किया उसका जवाब देना। क्रोध, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आसक्ति, मोह। इसमें लिखा है भावनात्मक बंधन, अटैचमेंट, फियर ऑफ लॉस। कुछ भी भावनात्मक बंधन, क्या, क्योंकि अधिकतर मोह जो है वो भावनात्मक ही है। ठीक है। ये एक मैंने डिवाइस खरीदा, जब तक मेरे काम आया, भरपूर इस्तेमाल किया, एक दिन ही खराब हो गया। खराब हो गया तो या तो इसको रिपेयर करवाऊं या फिर रिप्लेस करके नया ले लूं। नहीं, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, नहीं ये मेरी पहली कमाई का है, नहीं ये रीजन वो रीजन फलाना ढिंगा, इसमें बहुत सारी यादें हैं। और लेके इसको पकड़ के रो रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, रो रहे हैं, भावनात्मक बंधन। इससे इसका कोई लेना देना नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। जो हम दुखी हैं या जो हमारे मन में हिंसा के भाव आ रहे हैं, अब यहाँ पर हिंसा क्या है, स्वयं से है। इस एग्जाम्पल, स्वयं से हिंसा के हम अपने चित्त को शांत करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हम बस ये प्रयास करे जा रहे हैं कि बस अपने आप को परेशान रखें। इसलिए अक्सर मैं बोलता हूं कि वी एज ह्यूमन एंजॉय आवर ट्रबल्स। हमें परेशानी की आदत हो गई है और हम इसको एंजॉय करने लगे। हम परेशान अब तब होते हैं जब हमारी लाइफ में कोई परेशानी ना हो। सोचिए इस बात को। कुछ नहीं, सब शांत है, सब बढ़िया चल रहा है, बैठे बैठे अपनी किसी पुरानी बात को लेके दुखी होने लगे, या किसी और के बारे में गॉसिप करके फिर उसको लेके वो चिड़चिड़ करने लगे और गुस्सा करने लगे। हमें परेशानी की आदत हो गई है, हम परेशानियों में स्टैब्लिश हो चुके हैं, राइट। हम मोह और आसक्ति में स्टैब्लिश हो चुके हैं। तो जब तक ये अटैचमेंट रहेगा, और फियर ऑफ लॉस क्या है, कुछ भी चीज खो देने का डर, जिसमें सबसे बड़ा डर होता है अपने जीवन को खो देने का डर। और ये 5 विकारों में से एक है। जब हम चित्त के विकारों के बारे में पढ़ेंगे या उसके बारे में डिस्कस करेंगे, महर्षि पतंजलि बहुत ही प्रिसाइसली, बहुत ही सटल रूप में लिखते हैं,
नंबर्स के साथ। जैसे इसमें भी आप देख रहे होंगे कि किसी भी प्रकार की हिंसा हो आपके मन में, या किसी भी प्रकार का आप जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, इन तीन के अलावा और कोई कारण नहीं होगा। आप कुछ भी डिफाइन कर लो, कितने भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, इन तीन के अलावा कोई रीजन नहीं होगा। जो भी माध्यम हो, इन तीन के अलावा और कोई माध्यम नहीं होगा। इतना प्रिसाइज है। ना इसमें से आप कुछ कम कर सकते हो, ना इसमें से आप कुछ बढ़ा सकते हो। तो तीन के अलावा कोई माध्यम नहीं होगा, तीन के अलावा कोई कारण नहीं होगा, कोई भी कारण नहीं। सारे कारणों का इन तीनों में से किसी न किसी कैटेगरी में फॉल करेंगे वो, कोई भी रीजन। तो फियर ऑफ लॉस कहलाता है अभिनिवेश। वो पंचकारकों में से, एफ्लिक्शंस में से एक है अभिनिवेश। तो वो यहाँ पर भी है। कुछ भी चीज खो देने का डर, चाहे वो हमारी सत्ता खोने का डर हो, या हमारी प्रतिष्ठा खोने का डर हो, ईगो जिसे हम बोलते हैं, या हमारा सम्मान, वो भी ईगो का ही पार्ट है, या हमारे कुछ वस्तु धन दौलत, ऐसा कुछ भी चीज खोने का डर हो, उसके कारण भी हमसे हिंसा होती है। ठीक है। अब इस हिंसा होने का भी स्तर है, किस इंटेंसिटी में हम हिंसा करते हैं। यहां समझ में आता है कि हमें भी क्यों ये फालतू की डिबेट्स में नहीं पढ़ना चाहिए। उसका उसका रीजन है ये, मृदु मध्य अधिमात्रा। निम्न स्तर का हिंसा, मध्यम स्तर का हिंसा, और उच्चतम स्तर का हिंसा। निम्न स्तर की हिंसा क्या होगी? जो अति साधारण है, ऑफ लोअर लेवल, इंफीरियर, माइल्ड। ये जो हमने भी एक अति साधारण हिंसा क्या है? अगर हम नीरव मोदी को या माल्या को बोलते करप्ट हैं, तो क्या हमने, हम में से किसी ने भी अपने कोई भी सरकारी काम, चाहे वो आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, बनवाने के लिए 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि हमें 2 दिन और चक्कर ना लगाना पड़े? अगर हाँ, तो उसमें और हम में कोई अंतर नहीं। वो 1,000 करोड़ रुपए लेके भागा, वो करप्ट किया, उसने जो भी घपला किया, यहाँ पर हमने भी सामने वाले को इन्फ्लुएंस किया, मोटिवेट किया 2 रुपए का घपला करने में। ठीक है। मध्यम स्तर का, मीडियम लेवल, मॉडरेट, कैजुअल। कैजुअली जो हम कभी न कभी कुछ भी, वही अगेन कुछ काम होते हैं। अब यहाँ सरकारी से भी हट के जरा देखें, घर में भी आपस में जब भी कुछ काम होते हैं, तो या तो हम उसमें अपना फायदा देखते हैं, या अगर अपने जूनियर्स, अपने छोटे भाई बहन कुछ काम करें तो उनका फायदा करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, ये कर दो तो मैं तुम्हारे ऐसे ऐसे हेल्प करूंगा। तो मध्यम स्तर का करप्शन है। हिंसा की बात करें, वही एग्जाम्पल में, दो एग्जाम्पल साथ में चल रहे हैं, करप्शन भी और हिंसा भी। हिंसा की बात करें तो निम्न स्तर का हिंसा। अक्सर जब भी हिंसा की बात होती है, तो अक्सर हम सभी योगी जो जो हम शुरुआत करना पढ़ रहे हैं, हम सब कहाँ तक जाते हैं? मच्छर मारने में। कि सर मच्छर मारना भी तो हिंसा है। ठीक है। लेकिन क्या वो मच्छर मारने से आपकी चित्त की स्थिति बिगड़ रही है? इसलिए वहां ना पढ़ के बाकी जगह ध्यान दें। नहीं तो वो बहुत ही बड़ा एक कंफ्यूजिंग और डिबेटेबल है कि आपका फिर काम नहीं होगा, आपके कर्म नहीं होंगे, आप वहीं अटक जाओगे। तो उस हिंसा को छोड़ के बाकी जगह ध्यान दें कि मध्यम स्तर का, या सॉरी, निम्न स्तर की हिंसा कैसे हो सकती है? मन से विचार। आपके मतलब का, आपके पसंद का कुछ काम नहीं हो रहा है, तो अपने जूनियर्स या छोटे भाई बहन को धमकाना, या ऐसे आंखें दिखा दें उसे, क्यों आपको पसंद नहीं है, इसलिए वो काम ही गलत है, ये सोचना। आपके हिसाब से नहीं है, इसलिए तुमने जो भी किया उसका कोई मतलब नहीं है, फालतू है, बेकार है, ये कहना। ये निम्न स्तर की हिंसा है। मध्यम स्तर की हिंसा, उसका बदला लेना, सबक सिखाना कि आगे से तुमसे ऐसा ना हो। तो मालूम है मुझे ऐसा काम पसंद नहीं है, ये कैसे किया, से सॉरी, से सॉरी, आगे से मत करना, तो मालूम मेरा गुस्सा। राइट। ये हम अपने घर में अपने छोटे भाई बहनों को साथ या मित्रों के साथ करते हैं। ऑफिस में कहाँ होता है, हम अपने जूनियर्स को ऐसे धमकाते हैं, आई डोंट लाइक दिस, कैसे बनाया ये, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू, कितने बार समझाऊं, ऐसे नहीं काम करते हैं, कैसे, ये तो बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, राइट। राइट। मतलब बहुत धुतकार की बात करते हैं। मध्यम स्तर की हिस्सा। उच्चतम स्तर की हिस्सा क्या होगी? जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लिखा है अति प्रभावशाली, और जिसके रिजल्ट्स बहुत गंभीर होते हैं। अधिमात्रा, हाईली इंटेंसिव, वेरी इफेक्टिव एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड। जिसका प्रभाव अधिक होता है, लंबे समय तक होता है, और उसके रिजल्ट्स भी गंभीर होते हैं, वो होता है अधिमात्रा। नौकरी से निकाल देना, या किसी ऐसी जगह ट्रांसफर कर देना जिसमें उस व्यक्ति को अगले कुछ महीनों सालों तक, हो सकते हैं, या फिर जब तक उसकी जॉब चल रही तब तक वो परेशान ही होता रहे, रोज अप डाउन कर रहा है, एक पल का भी सुकून नहीं, एक दिन का भी सुकून नहीं।
राइट, उसका टाइम एनर्जी सब वहीं खर्च हो रही है, पैसे जो सेविंग है वहीं खर्च हो रहा है। छोटे भाई बहन को थप्पड़ मार देना अधिमाता, क्योंकि उसका असर लंबे समय तक उसके शरीर और उसके मन में बना रहेगा। आपके प्रति भय, और हो सकता है आपके प्रति ईर्ष्या भी, कि बड़े हैं, दबाते रहते हैं, डांटते रहते हैं। तो इन हिंसा, ये जो अलग अलग लेवल से हिंसा की, अगर हम भी यहाँ पर हैं तो हम वही, इससे और अधिक बड़ी की लेवल की वही होगी जो बाहर समाज में हो रही है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो कोई किसी का मर्डर कर रहा है, वो एक हिंसा है। तो यहाँ पर हम किसी के आत्मा को भी दुखा रहे हैं, या हम किसी के मानसिक रूप से उसको प्रताड़ना दे रहे हैं, तो वो भी हिंसा है। अच्छा, फिर से मैं जो हर बार बोलता हूँ यहाँ भी बोलूंगा कि क्योंकि मैं ये सब बता रहा हूँ, तो क्या मैंने सब में जीत हासिल कर ली है, या मैं बिल्कुल एकदम इसमें परिपक्व हो गया हूँ? नहीं, ये तो मैं खुद ही कन्फेस करूंगा। लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए क्या हेल्प हुआ है? मेरे लिए हेल्प ये हुआ है कि बार बार इसका अध्ययन होता रहता है, तो मेरे दिमाग में चलता है। एक ग्लानि भी होती है कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, तो वापस ये बोलते हैं बाउंस बैक टू योर नॉर्मल पोजीशन। कि अगर कुछ हिंसा हो गई है, या अगर कुछ ऐसी गलती हो गई है जो समझ में आ रही है, एटलीस्ट समझ में तो आए। जब आपको दर्द या प्रॉब्लम समझ में आती है, तब उसकी आप दवाई भी लेते हो। तो समझ में आ गया, तुरंत उसको ठीक ठीक करो, तुरंत उसको सुधारो। फिजिकली सॉरी बोल सकते हो, या फिजिकली उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, सुधार सकते हो, कोशिश करो। नहीं है पॉसिबल फिजिकली, प्रार्थना करो। आम आम एग्जाम्पल के, किसी व्यक्ति के प्रति हिंसा हो गई मानसिक या वचनों से, सॉरी बोलो। नहीं हो पा रही बात, प्रार्थना करो उस व्यक्ति के लिए भी और स्वयं के लिए भी, कि उनके मन को शांति मिले, और मुझे भी माफ करो ताकि मेरे मन को भी शांति मिले। किससे प्रार्थना करो? ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर से। इन सबको पढ़ने का या समझने का एक ही भाव है, समझ आपकी आ जाए, या ऐसा आपको पता चल जाए कि ये ऐसे से स्तर है, लेवल है, और इस कैटेगरीज में हम सेम फॉल करते हैं। जिस जिस सामने वाले को हम उंगली उठा रहे हैं, इसलिए कहते हैं किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए, तो जिस व्यक्ति को हम उंगली उठा रहे हैं, हम भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। बस हमारा लेवल अलग है। अभी उस कैटेगरी, वो हमारा सीनियर है, हम जूनियर है, लेकिन हम सेम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। इसलिए कहा जाता है कि कभी एम्प्लॉयज को अपने मैनेजमेंट पे या अपने सीनियर्स पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, और इसलिए भी कहते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट, विच आई स्ट्रांगली बिलीव इट। वाई? क्योंकि जब आप उसकी पोजीशन में होंगे, तो आप भी सेम वही हरकतें, वही काम करोगे जो आज आपका बॉस करता है, विच इज ट्रू। इसलिए चेन कभी टूटती नहीं है। चेन तब टूटती है जब मैनेजमेंट में वो फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल्स, एथिकल्स फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर हो, और सबको मालूम हो, और मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट उसको फॉलो करता आ रहा हो, जो अक्सर हम टाटा ग्रुप के बारे में सुनते आए हैं। राइट, सिर्फ तभी फॉलो होता है। नहीं तो हम जूनियर्स अगर सीनियर्स को उंगली उठा रहे हैं, तो हम भी उसी रास्ते में हैं। कुछ साल बाद हम भी वही बन जाएंगे। रिजल्ट करने के लिए हमारे जूनियर्स में हमें उंगली उठाएंगे, वैसे ही फिर वो भी वही रास्ते। तो ये चेन चलती जा रही है, चेन हमेशा चलती रहेगी। ये कभी नहीं ब्रेक होने वाली, जब तक आप डेयर नहीं करेंगे खुद को समझाने का, वो खुद पर ही उंगली उठाने का। कुछ भी कितना भी कुछ हो गया हो, गलती सामने वाले की है नहीं, स्वयं की है। कितना भी कुछ भी हुआ हो, आपके लिए है वो, या तो लेसन है, या तो आपके अनुभव है। इसके बाद आता है परिणाम। इसके परिणाम क्या आते हैं? अलग अलग माध्यम से, अलग अलग स्तर पे, अलग अलग तरीके से हम जो हिंसा कर रहे हैं, वो जो एग्जाम्पल है, या करप्शन कर रहे हैं, उसके परिणाम क्या है? तो इसमें वर्ड आता है अनंत फला। अनंत फला, नेवर एंडिंग इफेक्ट्स। इसके इफेक्ट्स कभी एंड नहीं होने। जैसा भी एग्जाम्पल दिए, चेन बनती रहती है। नेवर एंडिंग इफेक्ट्स, नेवर एंडिंग इफेक्ट्स ऑफ सॉरो, मिजरी एंड इग्नोरेंस। दो सबसे बड़े रिजल्ट्स इसमें निकलते हैं, या इसका प्रभाव हमें जो भोगना पड़ता है, वो है दुख और अज्ञान। दुख और अज्ञान, अनंत फला। नेवर एंडिंग इफेक्ट्स ऑफ दुख, दुख मतलब निम्न स्तरीय जीवन, हमेशा परेशानी में रहना। इसलिए कहते हैं गरीबी एक अलग चीज है, दरिद्रता अलग चीज है। दरिद्रता मानसिक रूप से ज्यादा होती है, आर्थिक रूप से नहीं। आर्थिक रूप से धन अभी है, कल नहीं है।
गुण है, परिश्रम करोगे, सोच अच्छी है, परिश्रम ज्यादा करोगे, धन मिल जाएगा, अर्थ मिल जाएगा, आपके काम का अर्थ मिल जाएगा। लेकिन जो यहाँ की दरिद्रता है, मानसिक रूप से दरिद्रता है, वो कैसे जाएगी? इसका जाना बहुत जरूरी है और यही बहुत मुश्किल है। तो निम्न स्तरीय जीवन यही है कि 24 घंटे परेशानी और चिंता में आपका जीवन व्यतीत होना। तो वहीं आप चिंता और परेशानी में स्टैब्लिश हो चुके हैं, आप हैप्पीनेस और ब्लिसफुल लाइफ में स्टैब्लिश नहीं हुए, प्रसन्नता में स्टैब्लिश नहीं, आप चिंता और परेशानी में स्टैब्लिश हैं। कि जरा से बीच में कुछ प्रसन्नता के भाव आते हैं, कुछ पल आते हैं, खुश होते हो, और फिर उसके बाद फिर से वापस वही चिंता में आ जाते हो, चिंतित होने लगते हो। कितनी आदत पड़ चुकी है चिंता की, कि खुशी के पल भी आप ज्यादा देर नहीं हैंडल कर पा रहे हो, या खुशी के पलों को आप ज्यादा खींच नहीं पा रहे हो। चिंता, आप जरा सी चिंता को खूब खींच रहे हो, लेकिन खुशी के पलों को नहीं खींच पा रहे हो। डिस्पैशन फॉर लाइफ, डिस्पैशन मतलब एक जीवन नीरस लगने लगा है, उदासी, जो आजकल ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म मतलब एक होता है कि न्यूक्लियर फैमिली हो, या व्यक्ति अपने आप को एक तो अकेला मानता है, अकेला मानना चाहता है, क्योंकि इंडिविजुअल उसकी अस्तित्व उसको समझ में आ रहा है कि मेरा भी एक पर्सनालिटी है। वो ग्रुप एज फैमिली एज सोसाइटी अपने आप को रिलेट नहीं करना चाह रहा है, इसलिए डिस्पैशन फॉर लाइफ, वो उदासीता जीवन के प्रति बढ़ती जा रही है। और इसलिए सुसाइड केसेस वगैरह यही रीजन है। देखो कहाँ से आए हैं और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। जीवन के प्रति उदासीता, कुछ अच्छा करने की इच्छा नहीं है, कुछ अच्छा करने की इच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा सुनने की इच्छा नहीं है, कुछ भी नया करने के लिए मन में साहस नहीं है, डर भरा हुआ है, और ना ही उत्साह है, चाहिए नहीं। डिस्पैशन फॉर लाइफ। अज्ञान, अज्ञानता, दुर्बुद्धि या कुतर्कवादिता, इसमें मैंने लिखा है वो इसलिए क्योंकि अज्ञानता सबसे पहले तो ये कि जब हम बार बार इन सारे कर्मों में लिप्त होते हैं, ये अलग अलग स्तर पे, तो हमारे मन में और ज्यादा इग्नोरेंस आता है, कि हम समझना ही नहीं चाहते, हमें मालूम ही पड़ता है हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमसे हुआ है। हमने क्या बस ये इतना ही तो किया है, वो देखो कितना बड़े बड़े काम कर रहे हैं, क्या हुआ, थप्पड़ ही तो मारा है, क्या हो गया, वो देखो गली का गुंडा लोगों को चाकू मारता फिर रहा है। राइट। हम कुतर्क देते, इसको मैं तर्क नहीं बोला, हम कुतर्क देते हैं, ये कुतर्कवादिता बढ़ती आती है। आप ऐसे ऐसे लॉजिक्स दे रहे हो जिनका कोई मतलब नहीं, गलत आप हो, कर दिया, लेकिन अपने आप को सही साबित करने के पीछे आप लगे हुए हो, और इसे कहते हैं दुर्बुद्धि। और इस दुर्बुद्धि का प्रभाव बढ़ता जाता है, आप उसी दुर्बुद्धि में स्टैब्लिश हो रहे हो। तो इन ये इसका परिणाम है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है। इससे बड़ा इग्नोरेंस और क्या होगा, कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। राइट। अब इसका दूसरा अगर एग्जाम्पल लें, दूसरा यम क्या कहलाता है? सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। तो दूसरे अगर एग्जाम्पल को लें और फिर से पीछे जाएं प्रतिपक्ष भावना में, तो वितर्का, असत्य, कृतकारित, अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका, मृदु मध्य अधिमात्रा, दुख अज्ञान अनंत फला। के वितर्क कौन सा है? अगर असत्य की भावना मन में आ रही है कि असत्य बोल रहे हैं, तो पहले तो असत्य क्या है, तो उसमें किन कारणों से हो रहा है, तो तीन माध्यम है। आप स्वयं असत्य बोले, आपके कारण असत्य बोला गया हो, या किसी ने असत्य कहा जो आपके फेवर में है, आपने उसका अनुमोदन किया। हाँ हाँ, सही कह रहा, सही कह रहा। ठीक है। किस रीजन से? तीन रीजन है, लोभ क्रोध मोह। पूर्व का मतलब फॉलोड बाय, लोभ क्रोध मोह। या तो लोभ के कारण, को उसमें आपका लालच है, क्रोध के कारण गुस्सा भरा पड़ा है समाज के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, आपके प्रति जिससे असत्य बोला जा रहा है, कि मेरा भला हो तुम्हारा नुकसान हो जाए, या तुम्हारा भला तो ना हो एटलीस्ट। या मोह के कारण कुछ अटैचमेंट है, कि अगर सच पता चल गया तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी, रिलेशन बिगड़ जाएंगे, या नौकरी छूट जाएगी, वॉट एवर इट इज, अटैचमेंट, या प्रतिष्ठा चली जाएगी, गाली पड़ जाएगी। पूर्व का मतलब फॉलोड बाय। अभी लोभ क्रोध मोह मतलब ये तीन जो रीजन है, इसके तीन लेवल है इंटेंसिटी, मृदु मध्य अधिमात्रा। छोटा सा सत्य, छोटा सा लालच, छोटा सा क्रोध, छोटी सी अटैचमेंट मोह, या मध्यम या बड़ी स्तर की, बड़ा नुकसान, बड़ा क्रोध, बहुत लंबे समय का बैर।
इसके रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? अनंत फला, नेवर एंडिंग रिजल्ट्स क्या होंगे? इफेक्ट्स क्या होंगे? दुख और अज्ञान। हम अपने आप को एक डिल्यूजन में रखते हैं, इसलिए वो अज्ञान उसमें भी आता है। एक डिल्यूजन में रखते हैं, हम एक भ्रम में अपने आप को रखते हैं कि हम खुश हो रहे हैं। हम ऐसा कुछ भी काम करके, जो जुगाड़ करके अपने जो काम निकलवा लेते हैं ना किसी से भी, थोड़ा सा झूठ बोल के, थोड़ा सा पैसे दे के, ऐसे कुछ तो भी काम करके, डरा धमका के हम काम कर लेते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमारा काम हो गया, हम प्रसन्न हैं। ये एक डिल्यूजन है, ये भी अज्ञान है, खुश नहीं है। जब आप स्वयं के साथ रहेंगे, स्पेशली सोने के, नींद लगने के कुछ पल पहले तक आप स्वयं अपने साथ अकेले होते हैं, उस समय आपके क्या भाव है? अब इसी सूत्र में आप यम और नियम के सारे स्टेप्स जोड़ लें, सारे चरण। हिंसा, असत्य, स्तेय मतलब चोरी करना। तो तीन माध्यम होंगे। स्वयं ने चोरी की हो, किसी से करवाई हो, या किसी ने भी चोरी की, आपने उसका अनुमोदन कर दिया, सही किया, सही किया। रॉबिनहुड पांडे, या रॉबिनहुड को हम अगर सपोर्ट करें कि अमीरों से चुराता है, गरीब में बांट देता है, तो हम भी चोर हैं। वो अमीर भी चोर उतने ही बुरा है जितने रॉबिनहुड भी बुरा है, और हम भी बुरे हैं। ये डेयर होना चाहिए कहने का, और स्वयं को समझने का। किसी के चुराए हुए धन को भले अमीरों से लिया है और आज मुझे जरूरत है, मुझे मिल गया, लेकिन है तो चोरी का धन। तो रॉबिनहुड कोई हीरो नहीं है, वो भी उतना ही कल्प्रिट है जितना हम हैं, जितना वो अमीर है, क्योंकि उस रॉबिनहुड को रॉबिनहुड या हीरो हमने बनाया है, तो हम उसके गुनहगार हैं। समझ रहे? किस रीजन से? तीन रीजन है: लोभ, क्रोध, मोह। इधर ग्रीड और एंगर। क्यों क्यों इतने बड़े लोग बड़े अमीर बढ़ते जा रहे, बनते जा रहे, हमारे पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। क्रोध, या उनके पास इतना, हमें भी चाहिए, इतना है लेकिन और चाहिए, लोभ। अटैचमेंट, उनके पास गाड़ी है, हमारे पास झोपड़ी है, अच्छी से घर तो बन जाए, एक बंगला उनके पास, हमारे पास घर तो बन जाए। अटैचमेंट। उसके लेवल्स, इंटेंसिटी, थोड़ा सा पैसा चाहिए, थोड़ा ज्यादा चाहिए, ये बहुत ज्यादा चाहिए। उनके पास करोड़ों हैं, एक दो करोड़ तो हमें मिल जाए। रिजल्ट्स, दुख और अज्ञान। हमेशा लाइफ मिजरी में रहेगी। ऐसे लोग कितना भी धनवान हो जाए, आर्थिक रूप से कितना भी संपन्न हो जाए, मानसिक दरिद्रता जब तक नहीं जाएगी, वो उनकी लाइफ मिजरी में ही रहेगी। इसमें अगर आपको ध्यान हो, अगर न्यूज चैनल, मैं न्यूज नहीं देखता हूँ लेकिन आजकल सोशल मीडिया में सब कुछ पता चल जाता है। तो करीब 3 से 4 साल पहले मेरठ में कोई भिखारी मरा, जो सबवे, जो अंडरग्राउंड जो टनल होती ना, जो रोड क्रॉस करते, सबवे में वो रहता था, वहां भीख मांगता था। जब वो मरा, उसको हटाएगा, उसकी झोपड़ी उपड़ी जो भी इसने सामान किया था, उसके पास करीब 1-2 करोड़ की चिल्लर मिली थी उसके पास। राइट? एक बड़ा अमाउंट मिला था, एक बहुत बड़ा धन का खजान उसके पास मिला था, भिखारी के पास में, सोचो जरा। और पूरी जिंदगी बस वो भीख ही मांगता रहा, धन के ऊपर बैठ के, करोड़ रुपए धन के ऊपर बैठ के भीख मांगता रहा है। तो अब ये मिजरी नहीं तो क्या है? ये दरिद्रता नहीं तो क्या है? उसने कभी पलट के देखा ही नहीं। पर्पस नहीं, एक तो क्यों भीख मांग रहा है, क्यों उसको पैसे इकट्ठे करना है? पर्पस नहीं, तो रोज इकट्ठे करना, रोज डाल देना है, आदत पड़ गई। ही वॉज एस्टैब्लिश्ड इन दरिद्रता, इसे बोलते हैं स्टैब्लिशमेंट। पलट के देखे नहीं कितना इकट्ठा हो गया। क्यों देखता? क्यों? यूज तो होना चाहिए ना, यूज होते तब तो देखता ना। अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, फिर शौच, संतोष, इन सबको एक एक करके सूत्र में डालते जाओ। अपने आप आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। मुझे जो बताया था आज के सेशन में छोटा सा था, ये हो गया। अब आपको कोई सवाल पूछने का पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से डन। अच्छा, मेरा सवाल है मंजीत सर। जी। मेरा सवाल ऐसे है कि हमें इग्नोरेंस होता है बहुत सारी, कि हम गलत कर रहे, यही समझ में नहीं आता। हम्म। तो टू कम आउट ऑफ दैट इग्नोरेंस, व्हाट आर द वेज? मतलब ऐसे, एक तो है आपको खुद एक्सपीरियंस से पता चलता है, मतलब बहुत बार आप गड्ढे में गिरते हो तब पता चलते हो कि वहाँ गड्ढा था। बट राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इज देयर एनी अदर वे कि हम उस गड्ढे में गिरना भी अवॉइड कर सके कभी? समझदारी, अध्ययन। अच्छा, आज ही सुबह हमारे आदरणीय मेरे यहाँ महाकौशल योग एसोसिएशन से, जब से मैं जुड़ा हूँ, मतलब 7-8 साल या 10 साल, शायद, हाँ 11 साल, sorry, 9 साल पुरानी बात है, जब से जुड़ा हूँ, इन्हीं आदरणीयों को मैं सुनते आया हूँ। इनके भजन हो या प्रवचन हो या बातें हो, ऐसे ऐसे एक बड़ा एक ग्रुप है यहाँ पर,
तो उनमें से श्री आदरणीय नेमा जी जो अभी साथ में जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये आते हैं। सुबह इनसे बात हो रही थी, तो वहां एक खास बात मुझे सीखने मिली। उन्होंने बोला कि ऐसी बातें करने को, ये सारे टेक्स्ट में बहुत सारी बातें हैं, हर एक पेज हर एक लाइन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन खास बात यह है कि जितना इसका अध्ययन हो, जितना हम अपने लाइफ में उतार सके, इसलिए सत्संग जरूरी है। इसलिए ये ऐसे सेशंस अटेंड करना, सुनते रहना जरूरी है। और यहाँ प्राजक्ता आपके सवाल का जवाब मिलेगा कि हम इस इग्नोरेंस से बाहर कैसे आए। तो अगेन, हम अपनी परेशानियों में और अज्ञानता में इतना एस्टैब्लिश हो चुके हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि हम परेशान हैं या हमें अज्ञानता ने घेर रखा है। तो उसके लिए क्या है, बार बार ऐसा अध्ययन करते रहना, बार बार ऐसे सेशंस अटेंड करते रहना। इसे ही सत्संग बोलते हैं। सत्संग मतलब सत्य का संग, जो आपके दिमाग से या आपके मन से ये अज्ञानता के अंधकार को निकालता है। धीरे 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 वो डस्ट जो बनी है वो धीरे धीरे उसको क्लीन कर दिया है। बहुत मोटी परत है, इतनी जल्दी नहीं आएगी। इसलिए सत्संग और ऐसे सेशंस कंटिन्यूसली अटेंड करते रहना। इन किताबों के, इन टेक्स्ट का ये स्वाध्याय इसलिए, अध्ययन कंटिन्यूसली करते रहना, क्योंकि आपने आज पढ़ा, भूल गए, फिर आगे काम होगा। वो याद कैसे आएगा? जब बार बार उसका रिवीजन होता रहेगा। तो जब रिवीजन होता रहेगा तभी वो काम आएगा, राइट। ओके। जैसे अभी अभी बताएं तो मैंने पढ़ी योग सूत्र तब भी जब एमए किया, पढ़ी, सिखाने लग गए, आसन आसन कराने लग गए, भूल गए, बहुत सारी बातें भूल गए, थोड़ा थोड़ा याद रहा। जितने काम के रहते वो याद रहती, बाकी भूल जाते हैं। फिर उसके बाद फिर विदेश चले गए, वहां करते रहे, कभी कुछ याद आया फिर पढ़ लिया, फिर ऑन एंड ऑफ चल रहा है, समझ रहे हो। जब कंटिन्यूटी रहेगी तो आपको ज्यादा याद रहेगा, ज्यादा आप उसके प्रति सजग रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, और उस मौके पे आपको काम आएगी चीजें जब वो सबसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी, राइट। कभी आपसे कुछ ऐसे काम हो जाए या आप मन से प्रसन्न ना हो और आपको लगे कि नहीं यहाँ पर, तो अपने आप आपको आइडिया आएंगे। क्यों आइडियाज आएंगे? आपने पढ़ाई कर रखी है, आपका अध्ययन जारी है, उसके बारे में बातें जा रही हैं, उसके बारे में डिस्कशन जारी है। इसलिए मैं ये जो सेशन है इसको मैं डिस्कशन बोलता हूँ कि आओ लेट्स डिस्कस। मैं यहाँ पर, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है सर, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। डिस्कस कर रहे हैं कि ताकि आप और हम सब डिस्कस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो नेमा सर ने बोला कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिरी में आप लोग जो सवाल पूछते हैं, उससे पता चलता है कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से आप उसको जोड़ के देख पा रहे हो और समझना चाह रहे हो कि हम अपनी जिंदगी में उसको कहाँ इंप्लीमेंट कर सकें। बस ऐसे ही धीरे धीरे समझदारी बढ़ेगी, और ऐसे ही धीरे धीरे हम इसके, ये अज्ञानता की जो चेन बनी है ना, इससे हम निकल पाएंगे। एंड इट विल टेक टाइम। ओके। कि इसमें से कुछ एक बात का भी अगर हमने कुछ साल तक इस जीवन में अगर प्रयास करना कंटिन्यू रखा, एस्टैब्लिश हो पाया नहीं, प्रयास करना कंटिन्यू रखा विदाउट गिविंग अप, ये हार नहीं मानना है, जारी रखें, तो बहुत कुछ सुधर जाएगा, बहुत कुछ हमारा लेवल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। यू वेलकम। सारिका जी आप शायद म्यूट हैं। हाँ जी आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, हाँ प्लीज। ओके। मुझे ये पूछना था कि जो भी चीज़ें अभी आपने बताई थी, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, अगर किसी चीज़ के लिए आपको गुस्सा आता है, अटैचमेंट है, जो भी कुछ है, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, but still if you are not able to implement those things, the right things which you are supposed to implement, so what are the ways or steps that to follow so that you will be able to implement those things so that you are on the right track then? सबसे पहले तो सवाल अच्छा है, इसमें आपको खुद को भी सवाल करना है कि जब सब मालूम है उसके बाद भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो क्या रीजन है। इधर इट विल बी, वो तीन कारण है, लोभ क्रोध मोह। गुस्सा आ तो रहा इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या तो है, क्रोध के कारण, या लालच के कारण, या अटैचमेंट के right, कारण, राइट। हाँ हाँ, right. आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं तो बोलिए ना। इन तीन में से कोई एक रीजन होगा। अब जब वो रीजन है, मान लो अटैचमेंट, आपने कहा अटैचमेंट ही है, तो फिर उसका स्तर देखें, अटैचमेंट किस वजह से है और क्या रीजन है। कई बार अटैचमेंट इसलिए होता है कि हमें लाभ मिले। हमें ऐसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अटैचमेंट नहीं होता है जिससे हमारी उन्नति ना हो या हमारा लाभ ना हो, राइट। और अधिक अधिकतर क्या, हमेशा वो लाभ क्या होता है? भौतिक जगत का लाभ। हमें सन्यासियों से उतना अटैचमेंट नहीं होता है, बहुत ही कम, रेयर। और जब अटैचमेंट हो जाता है ना, तो हमारा जीवन के स्तर ही बदल जाते हैं। हमें सन्यासियों से, ऐसे व्यक्ति जो सात्विक है, हमेशा
उनसे अटैचमेंट उतना नहीं होता। क्यों? वहां पर सिर्फ बौद्धिक स्तर का लाभ होना है, जिसके बारे में परवाह ही नहीं पड़ेगी। आज इस समय हमें आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे क्या लाभ मिल रहे हैं, तो अटैचमेंट होगा, राइट। मेरा बेटा मेरे के समाज में नाम करेगा या खूब पैसे कमाएगा तो मुझे ऐश्वर्य मिलेगा, या इस व्यक्ति के साथ जुड़े, इसके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं यार, ये नेतागिरी बहुत आगे, इसके साथ जुड़े, तो ये कोई ना कोई रीजन होता है। तो अगेन सबका पर्पस क्या निकल के आता है? स्वार्थ। तो आपको पहले तो कैटेगराइज करना पड़ेगा किस रीजन से हमें अटैचमेंट है। और जब हम खुद को बोलने के डेयर करते हैं ना कि इसमें हमारा स्वार्थ है, तो मन में एक धक्का लगता है, एक क्वेश्चन मार्क उठता है, माय गॉड, माय गॉड, ऐसा सोच रहा हूं मैं, या ये रीजन है। हम बहुत सारे रीजंस को ना अपने बहुत सात्विक मानते, बहुत अच्छा मानते हैं, बड़ा होता नहीं है। जब ये ऐसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन में खुद से करते हैं, स्वार्थ के कारण हम चाहते हैं ये हमारे साथ रहे, या ये जो जा रही चीज है या वस्तु या व्यक्ति जो भी है, वो उसमें हमारा ही स्वार्थ है, उसका भला है वो हम नहीं देख पा रहे स्वार्थ में। तो अपने थोड़ा क्लैरिटी आती है, हिम्मत आती है। जब सवाल करने की हिम्मत आती है, तो जवाब देखने ढूंढने की या उसके लिए एक्शन करने की हिम्मत आती है कि नहीं, अब मेरा कितना भी नुकसान हो, मैं कितना भी दुखी रहूं, सामने वाले के यदि उसमें उन्नति है, सामने वाले को भला है, जाने दो, मैं अपने दुख को संभाल लूंगा, ये संभाल लूंगी। ओके। अब इसमें अगर कोई प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल हो तो बताएं, तो उसको और डिस्कस कर सकते हैं। नहीं ऐसा रियल कुछ लाइफ नहीं था। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट वांटेड टू नो कि इफ यू आर अवेयर देन व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू शुड टेक। तभी आपने जो बोला उससे चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई हैं, दैट देयर हैज टू बी सम रीजन, लाइक यू आर बीइंग सेल्फिश फॉर समथिंग और द अदर। तो अभी वो सेल्फिशनेस जो है वो छोड़ना है, राइट। बट पता नहीं कैसे। हाँ हाँ, एक्चुअली समझ में देखो तो आ इसमें गया है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। इस जनरल सी बात है, जैसे हम अभी प्यार मोहब्बत को देखते हैं, तो हमेशा बोलते हैं ना कि प्यार में आप व्यक्ति को बांधते नहीं हैं, आप उसको फ्रीडम देते हैं, या आप जिससे ज्यादा प्यार करते हैं उसको आप पकड़ने की कोशिश नहीं करते, उसको अपनी जिंदगी जीने दो, वगैरह वगैरह ना। लेकिन जब रियल लाइफ में होता है, प्रैक्टिकली होता वगैरह। है, ऐसा होता नहीं। इसलिए कहते हैं सिर्फ बातें करना, प्रवचन, लाइक स्टोरीज लिखना, कविताएं लिखना, गाने, ठीक है, प्रैक्टिकली जब आता है लाइफ में, बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। आप अंदर से टूट चुके होते हैं, फिर वहां पर एकदम से वो, क्योंकि हम स्टैब्लिश हो चुके हैं अटैचमेंट में, हम स्टैब्लिश हो चुके हैं अपने सेल्फिश नेचर में, निकलना बहुत मुश्किल है। तो सामने वाले व्यक्ति अगर जाना चाह रहा है, तो उसमें फिर हम देखते आ रहे हैं मुझे धोखा दे दिया। 99% केसेस में सारे कपल से यही तो है, मुझे धोखा दे दिया, बस एक दूसरे को गाली बकना शुरू। वहां पर फिर ऐसा नहीं भाव आता कि चलो कभी तो प्यार किया था, तो उस कभी के लिए आज अभी मैं इसके लिए प्रेयर ही करूं, चलो जो भी एक्शन या स्टेप्स ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, लेट मी प्रे फॉर हर और हिम कि उसके डिसीजन सही हो, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, उसकी मदद करे। अगर उसको लग रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल है ना, मैं अपने लिए अगर डिसीजन ले सकता हूँ तो सामने वाला भी ले सकता है। सामने वाले को लग रहा है मुझसे अलग होके, और उसको उसकी प्रोग्रेस है लाइफ में, तो भगवान उसके इस डिसीजन को सही करे। लेकिन क्या इतनी डेयरिंग हम कर सकते हैं? जो हमें छोड़ के जा रहा है वो कैसे कहीं खुश रह सकता है, सुखी रह सकता है? तो कभी अगर उसके बुरा होने की अगर खबर आएगी, राइट। तो कृत कारत अनुमोदित है। या तो हम बुरा चाहें, किसी से बुरा करवाएं, या कहीं उसकी कुछ बुरा होने की खबर आई तो हम बोलते वाह देखा बढ़िया, मेरे छोड़ गए थे, मुझे धोखा दिया। ऐसे ही होगा ऐसे लोगों के साथ, तो वहां वो नहीं करते। ओके। कृत कारत अनुमोदित, तीनों से बचना है। अगर बुरा होने की खबर आई तो एक आता है परिकर्मास, उसको भी हम कभी चर्चा करेंगे। इस आगे बहुत सारी टेक्निक्स हैं परिकर्मास में। एक होता है फ्रेंडलीनेस, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम। तो मैत्री में फ्रेंडलीनेस, आप हर एक व्यक्ति के प्रति मैत्री का भाव है। और मैत्री मतलब ये नहीं कि आप फ्रेंड्स बने, शेक हैंड करें, या फेसबुक में हो, आपके लाइव सेशन। मैत्री का भाव हर एक के प्रति, कि आपको दुश्मन के लिए भी, या जिसने आपके साथ गलत किया उसके साथ भी कभी गलत होता है तो आपको दुख हो, आप ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु मदद करना, वो भी तो एक जीव है, वो मैत्री का भाव। तो यहाँ पर मैत्री का भाव की प्रैक्टिस होती है कि मान लो गया, चलो आपको धोखा गया या आपको लगता है धोखा गया, उसने अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लिया, आपने अटैचमेंट के कारण पूछ लिया कि उसने आपको धोखा दिया, कभी उसके साथ गलत हो तो वो अनुमोदित ना होके क्या करना है, मैत्री का भाव कि हे प्रभु मदद करना, मानसिक शांति देना, साहस देना, वगैरह जो भी हम
अनायास ही जब भी किसी की मृत्यु की खबर आती है तो मन से क्या निकलता है? प्रभु आत्मा को शांति देना, अपने श्री चरणों में उसको जगह देना, है ना? जाने या ना जाने, हम्म, अभी इस समय तो हर राइट। पल हमें करना है, हम्म, हर पल पूरी दुनिया में कोई ना कोई जा ही रहा है। हम्म, तो वहीं जब अपने हम्म, किसी व्यक्ति का हो तब भी वही प्रार्थना, ऐसे किसी व्यक्ति का जो इसने हमें कभी किसी हम्म, को नुकसान पहुंचाए तब उसके लिए भी प्रार्थना, तब यहाँ से वो डस्ट ना क्लियर होती है, हम्म, तब जाके डस्ट क्लियर होती है। अब इसके लिए सोचो जरा कितनी लंबी प्रैक्टिस है ओके, हर पल की और पूरे जीवन की। राइट। इसमें कोई क्रैश कोर्स नहीं, कोई क्रैश ओके, कोर्स। ओके, ओके, थैंक यू। चलिए, आज का सेशन छोटा ही था, और किसी के मन में कोई सवाल हो तो बोले। श्री नेमा जी अभी तक हैं। नेमा सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कुछ इसमें अपने मुखारबिन से कुछ पॉइंट्स अगर आप बोलना चाहें, कुछ आप दो शब्द अगर बोलें तो बहुत प्रसन्नता होगी सर। या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं नहीं कवर कर पाया हूँ कि आपके जीवन के अनुभव से अगर आप इसमें कुछ और प्रकाश डालना चाहें आज के इस विषय में, तो बहुत बहुत सौभाग्य रहेगा हम सभी का। थैंक यू मंजीत, और बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बढ़िया चल रहा है। थैंक यू सर। आज का प्रसंग बहुत अच्छा था। मैं एक विचार मुझे मन में आ रहा था कि दिस इज सपोर्टिव। जी अभी प्रश्न पूछ रहे थे जी कोई कि मैं अवेयर हूँ जी। और अवेयर होने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। राइट। तो इसमें हमारी रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, जी ये जो क्रोध, लोभ, क्रोध और मोह, जी। ये मानसिक रोग कहे गए हैं। बिल्कुल। और ये मानसिक रोगों को अगर दूर करना है तो इसका एक ही उपाय वहां बताया गया है कि जाने ते चीजें कछु पापी। ये जानने से कमजोर पड़ जाते हैं क्या बात। चीजें। बहुत। चीजें मतलब जैसे जो टीबी रोग होता है ना, क्षय रोग हाँ, होता क्षय रोड, राइट, क्षरण होने लगता है, राइट। है, इससे क्षय होने लगता है उनका। राइट। जाने ते चीजें कछु पापी, हम्म, पर नाश न पावे बहु प्रतापी। क्या बात। ये नष्ट नहीं होते, बहुत प्रतापी हैं ये, बहुत प्रतापी, राइट। लोभ, मोह और क्रोध। राइट। तो मेरा कहना ये है, और ये क्या बात। अनुभव भी किया, कि इनको केवल जानना ही इनको कमजोर करना है। कमजोर होने लगते हैं वो। क्या बात। जैसे गुस्सा अगर आ रहा है हाँ, और आपको मालूम हो जाए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो राइट। उसी समय आपका गुस्सा डाउन होना चालू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। लोभ है, ऐसे ही मोह है। तो जो बहन पूछ रही थी, बिटिया पूछ रही थी अभी जो, कि हाँ। वो हम अवेयर तो हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा उनको ये कहना है कि आप बहुत अच्छी स्टेप पे हैं। यू आर ऑन ए रॉन्ग, नॉट ए रॉन्ग ट्रैक, यू आर राइट ट्रैक पे हो। जानते रहो। बहुत। शायद क्या बात। अभी हमारा जानना इंफॉर्मेटिव है, राइट। अब नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हुआ है वो। नॉलेज में खबर नहीं, सही बात है, बिल्कुल। जैसे कि वो जिस दिन हमारा नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हम श्योर हो जाएंगे कि हम जो जानते हैं वो वही सही है, बिल्कुल। तो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्या बस बात। अवेयरनेस रखें। और मुझ में अपने लिए भी कह रहा हूँ इस चीज को, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी के लिए। सब उसके हम मार्ग है। क्या बात। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सारिका जी। चलिए, मिल गया आपको जवाब एक और पुख्ता। ये कहता है, एक होता है यस जीवन यस। का अनुभव, ये होता है जीवन का अनुभव। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच नेमा सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने आज सेशन ज्वाइन किया है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, सेशंस रिकॉर्ड होते हैं, है ना? इस पूरे रिकॉर्डेड सेशन को मैं यूट्यूब में अपने चैनल पे डाल देता हूँ। और इसमें से अगर आपके अपना कोई हिस्सा अगर डिलीट करवाएं तो बोल सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं बोलते तो पूरा पूरा डाल लेता हूँ, ठीक है? एंड आई डोंट थिंक आज किसी को कुछ डिलीट करवाना होगा। इनफैक्ट आज तो हर एक बात बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच नेमा सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। सारिका जी, प्राजक्ता, मैं सभी एक बार ना नाम ले लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, राधिका, रजनी जी और सुमन, थैंक यू सो मच। हैव अ हैप्पी एंड थैंक हेल्दी यू लाइफ। मंजीत। अगले यू अगले टू। हाँ, अगले रविवार हम मिलते हैं, अक्टूबर का पहला रविवार। और उस दिन हॉट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैन वर्सेस वुमेन। तो चलिए, अगले अगले रविवार लड़ाई करेंगे, ठीक है? मैन वर्सेस हाँ वुमेन की फिर लड़ाई बहुत करेंगे। इंटरेस्टिंग है। हाँ, और
और इस सेशन में और ऐसे हर एक सेशन में महिलाओं की प्राथमिकता है, तो भाई मेजोरिटी आपकी है ही सही, तो हारने के लिए हम तैयार हैं। चलिए मनोज जी, अगले अगले हफ्ते मिलते हैं, ठीक है, रहिएगा साथ में, हाँ। जी जी जी। मंजीत सर, आपका अक्टूबर का करिकुलम देखा हम्म, मैंने योगा टीम का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप इतना सोचकर हमारे लिए ये टॉपिक लेकर आते हैं, बिकॉज इट्स नॉट एन इजी टास्क। और तो कई बार क्या होता है ना, एक चीज मैं बोलूं, मतलब हम्बलनेस नहीं, ये सच है कि ये आपके लिए हो रहा है, नहीं ये मेरे खुद के लिए हो रहा है, ये क्या कर रहा हूँ, ये वो करवा रहा है, और इस सबसे मुझे भी सीखने मिल रहा है, और मैं इसको कंटिन्यू से प्रैक्टिस करता रहा हूँ। एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रैक्टिस करो, अगर बता रहे हो तो करो भाई। तो ये सब मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, उसकी जो प्रेरणा हो रही है कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, योग सूत्र का जो कोर्स है वो बन चुका है। अगले महीने अक्टूबर 4 तारीख शनिवार को शाम को 4 बजे इसका पहला सेशन होगा, ठीक है। इसके हाँ, रजिस्ट्रेशन की लिंक मैं आज अपने फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह इसको शेयर कर दूंगा, तो जो भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन करें। 2500 रुपये, 2500 रुपये इसकी फीस है लेवल 1 की। 10 सेशंस इसमें होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल कंफर्म नहीं, वो नहीं है कि स्ट्रेट ये 10 में ही खत्म कर देना है। कभी सवाल जवाब ज्यादा होते हैं, आप लोग के डाउट ज्यादा हैं, जब तक क्लियर ना हो तो हमें 1-2 सेशन इसमें एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं। थैंक यू। राधिका। मैं प्रांशु चलाई थी, मैं तो बंद कर दिया। आपकी हेलो आवाज। प्रांशु, कैसे हो प्रांशु? एक सेकंड, ये लगाओ।